ऑनलाइन कक्षा में बीएससी गृह विज्ञान द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर भावना शर्मा, सह प्राध्यापक होम साइंस। मेरा स्पेशलाइजेशन है वस्त्र एवं तंतु विज्ञान। मैं आप लोगों को आपका पेपर जो है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वो उसके बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें आज अपन प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि जैसे पेपर का नाम है वस्त्र एवं परिधान, तो मतलब पहले वस्त्र के बारे में हमें पढ़ना है और जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो उससे परिधान तैयार होता है। वस्त्र के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें आपने फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार के रेशे होते हैं और किस प्रकार से यान तैयार होता है। आज अपन देखेंगे फैब्रिक कैसे तैयार होता है, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। फर्स्ट यूनिट में आपके टॉपिक में दिया है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन यानी वस्त्र संरचना, अर्थात वस्त्र किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा वस्त्र का उपयोग जब सभी करते हैं, सबको वस्त्र मालूम है। अपन नेट का फैब्रिक पहनते हैं, सूटिंग शर्टिंग का फैब्रिक होते हैं, होजरी के कपड़े जिसमें आप लोग पुलोवर टी शर्ट्स पहनते हैं। इसी तरीके से साटिन का कपड़ा है। अलग अलग बहुत से प्रकार की वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अपन सबसे पहले देखें, जो कॉमन जो चीज़ है उसमें क्या है, वीविंग, बुनाई, जो कि लूम पे बनाई जाती है। तो पहले अपने को ये पता है कि अपनी सबसे पहली इकाई क्या है, फाइबर यानी रेशा, उससे यान बनता है जिसको अपन सूत कहते हैं। आम भाषा में सब लोग उसको धागे के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ धागा या यान जो रहता है वह आपस में इंटरलेसिंग के द्वारा यानी गूंथने की प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र का निर्माण करता है। साधारणतः लूम पे वस्त्र बनते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं भी देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि चटाई कैसे बनाई जाती है या फिर कुर्सी जो बिनते हैं उसकी कैसे वीविंग होती है। वही एक बेस है या वही एक आधार है जिसके आधार पे अपन वस्त्र को निर्मित करते हैं। तो इस तरीके से वस्त्र बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। सबसे पहली प्रक्रिया है वस्त्र बनाने की वीविंग अर्थात बुनाई, जिसमें लूम का प्रयोग होता है, और यही चीज़ आपको डिटेल में आगे पढ़नी है। दूसरी तकनीक है निटिंग। निटिंग को हिंदी में अपन बुनाई इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वीविंग और निटिंग के इसमें अंतर समझ में नहीं आता है, इसलिए निटिंग को अपन निटिंग के नाम से ही जानते हैं, जिसमें केवल एक ही धागा रहता है, आपस में लूप बनाते हुए वस्त्र संरचना तैयार करता है। लेकिन वीविंग में ऐसा नहीं है, उसमें कम से कम 2 धागों की आवश्यकता होती है जो कि वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक होती है। तीसरी तकनीक होती है फेल्टिंग। फेल्टिंग यानी जमना। जमना का मतलब ये होता है, जैसे अपन ने प्रोसेस देखी है, पहले फाइबर बनता है, फाइबर से प्राप्त होता है, फाइबर से हमें यान बनाया जाता है, यान से फिर फैब्रिक बनता है। लेकिन इस फेल्टिंग के प्रोसेस में फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बनता है, यान नहीं बनाया जाता है। कारण ये है कि यान बनाने के लिए अपने को कुछ रेशों में गुणों का होना आवश्यक है जो कि यान बनाने के लिए सहायक होते हैं। लेकिन ऐसे छटे हुए रेशे जो कि यान बनाने के लिए योग्य नहीं होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक साथ जमाया जाता है या एक साथ रखा जाता है और निश्चित ताप और दाब की सहायता से उसको फैब्रिक के रूप में निर्मित किया जाता है। तो यह जो गुण है यह रेशे के गुण पर निर्भर करता है। केवल प्राकृतिक रेशों में ऊन ऐसा रेशा है जिसके उसके बाहरी स्ट्रक्चर के कारण या उसकी जो बाहरी संरचना में शल्क उपस्थित होते हैं वह उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो केवल ऊनी रेशे हैं उसको ही अपन आपस में निश्चित ताप और दाब की सहायता से जमा दिया जाता है और एक वस्त्र का निर्माण करा जाता है। यह जो प्रक्रिया है यह फेल्टिंग कहलाती है। इसके बाद है नॉन वूवन। नॉन वूवन का अर्थ ही है बिना बुने हुए। बिना बुने हुए मतलब रेशों को आपस में नहीं गूंथना है, केवल पास पास सटा के रख देना है।
अपन ने फेल्टिंग की प्रक्रिया देखी, उसमें भी यही होता है, लेकिन वो फेल्टिंग की प्रक्रिया में वस्त्र जो बनता है वो उसके बाहरी सतह के या उसके स्ट्रक्चर के कारण बनता है। लेकिन ऊन के अलावा और भी ऐसे रेशे हैं जो कि यान बनाने के लिए योग्य नहीं होते हैं, या अपन कह सकते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उन वेस्ट को अपन यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उन रेशों को आपस में रख दिया जाता है और कोई ना कोई एक बॉन्डिंग एजेंट होता है, मतलब बंधक तत्व, जो कि उसके ऊपर फैला दिया जाता है या उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है और फिर उसको रख दिया जाता है। और निश्चित समय पर रखने के बाद फिर वह रेशे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वस्त्र का रूप ले लेते हैं। आजकल प्लास्टिक की जगह जो बैग यूज होते हैं वो सारे नॉन वूवन होते हैं, तो इसमें अपन कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और जो भी रद्दी रेशे होंगे या जो यूज नहीं हो रहे हैं वस्त्र बनाने के लिए, उसका उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद होता है एक टेक्निक है ब्रेडिंग। ब्रेडिंग यानी गूंथना। जैसे चोटी गूंथते हैं ऐसे भी यान तैयार करके उसको आपस में गूंथ के वस्त्र की संरचना बनाई जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है शू लेस। आप लेस को देखा होगा कि लेस किस तरीके से बनती है, बेल्ट है, ये दोनों जो तकनीक है वो ब्रेडिंग टेक्निक कहलाती है। इसके बाद आता है नॉटिंग। नॉटिंग यानी नॉट्स लगाना। आपने मैक्रम देखा होगा, शटल होता है, इस तरीके से अलग अलग टेक्निक होती है जिसमें धागे में नॉट्स बनाकर एक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। एक लास्ट टेक्निक है इसकी लेसिंग यानी लेस बनाना। क्रोशिया से जो लेस बनती है या क्रोशिया का उपयोग जब वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है तो वो लेसिंग मेथड होती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती है, जिसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं जिसके अंतर्गत है आपके इसमें टाइप्स ऑफ लूम। लूम यानी हिंदी में इसको करघा कहते हैं। उसके अलग अलग प्रकार हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैंडलूम से। हैंडलूम यानी हाथ का करघा, अर्थात हाथ से चलाए जाने वाला करघा। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके के ऊपर कपड़े को बनाया जाता है, और यह जो कपड़े को बनाने की तकनीक है ये वीविंग कहलाती है। पहले भी हम बता चुके हैं कि वीविंग जो है उसमें कम से कम 2 धागे होते हैं। तो अपने को कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है और कौन कौन से भाग हैं जो कि इस लूम में जुड़े हुए रहते हैं और जो कि वस्त्र बनाने के लिए सहायक होते हैं। तो सबसे पहले मेन जो 2 शब्द हैं वो वार्प और वेफ्ट। वार्प यानी ताना, वेफ्ट यानी बाना। ताना अर्थात जो लंबाई वाला धागा होता है उसे ताना कहते हैं, और उस लंबाई वाले धागे को भरने के लिए जो धागा यूज किया जाता है जो कि क्षैतिज दिशा में चलता है वह बाना कहलाता है, अर्थात वेफ्ट कहलाता है। तो इस तरीके से इन 2 धागों की सहायता से आपस में गूंथने की प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। यह आपस में गूंथने की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन जो बेसिक है उसके लिए अपन समझेंगे कि किस तरीके से लूम कार्य करता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो है उसका है वार्प बीम। वार्प बीम अर्थात जिस पे ताने के धागों को अर्थात वार्प के धागों को लपेटा जाता है। वार्प के धागों को लपेटने के बाद उसका जो दूसरा छोर है वह दूसरे बीम पर लपेटा जाता है जो कि लूम के एकदम सामने होती है, और जब उन दोनों के पर धागा लपेटने के बाद उसको फिर बीच में लूम के अलग अलग भागों से होकर गुजरना होता है। अर्थात पहले जैसे वार्प बीम के ऊपर धागा लगाया, फिर वह वार्प बीम का धागा जो है वो हार्नेस के साथ में जुड़ता जाएगा। हार्नेस में हैडल्स होते हैं और हैडल्स की सहायता से वो फिर क्लॉथ बीम के ऊपर लपेटा जाता है। तो इस तरीके से क्लॉथ बीम पर लपेटने के बाद अर्थात जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो फिर वह उसके ऊपर लपेटता जाता है। तो इस तरीके से वार्प बीम जिसके ऊपर की लंबाई वाला धागा अर्थात वार्प यान को लपेटा गया है, दूसरा
क्लॉथ बीम जिसके ऊपर कपड़ा बनने के बाद लपेटा जाता है, और इसी तरीके से उसमें हार्नेस है जो कि जिनकी मुख्य भूमिका होती है। हार्नेस के आधार पर अपन निश्चित करते हैं कि किस तरीके से हार्नेस काम करता है। अभी हमने बात की थी कि कम से कम 2 धागों की आवश्यकता होती है, वार्प और वेफ्ट। लेकिन बुनाई करते समय धागे आपस में एक दूसरे के साथ फंसते रहे, इसके लिए क्या होता है, जो हार्नेस है उसकी संख्या कम से कम 2 होती है। क्योंकि यदि अपन धागों को आपस में फंसाना है तो एक धागा ऊपर और एक धागा नीचे होगा, तभी दूसरा धागा उसके बीच में से होकर गुजरेगा। यदि अपन एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि विषम संख्या वाले धागे, अर्थात कौन से धागे, 1, 3, 5, 7, इस तरीके के धागे एक हार्नेस में डालते हैं, और दूसरे तरीके के धागे जो रहते हैं, दूसरे धागे सम संख्या वाले जो कि दूसरे हार्नेस में डालते हैं। अर्थात एक बार यदि एक हार्नेस ऊपर उठेगा तो दूसरा हार्नेस सतह पे रहेगा, और जब वह सतह पे रहेगा और एक ऊपर उठेगा तो बीच में गैप बनेगा, जिसमें से कि वेफ्ट यान या बाने का धागा गुजरेगा और वस्त्र का निर्माण होगा। चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके ये भाग होते हैं और किस तरीके से लूम कार्य करता है। तो इस तरीके से हार्नेस है जो कि एक आयताकार फ्रेम होता है, जिसमें वो लोहे का भी हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है। उसमें असंख्य तार लगे होते हैं। असंख्य तार का मतलब क्या है कि कपड़े की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से उसमें तारों को लगाया जाता है, और उस तार में क्या होता है, बीच में एक छेद होता है। मतलब तार सीधा नहीं होता है, पहले सीधा होगा, फिर बीच में छेद होगा, फिर तार रहेगा। तो इस तरीके से जैसे सुई में छेद होता है वैसा छेद होता है, और उसमें से वार्प के धागों को निकाला जाता है। यह काम पूरा हाथ से किया जाता है, एक एक करके धागों को उसमें से निकाला जाता है। किसमें से कौन सा धागा डालना है ये डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। पहले से ये निश्चित होता है कि हमें किस प्रकार से वस्त्र बनाना है, और उसके हिसाब से इसमें धागों को डाला जाता है। जब यान इसमें से चला जाता है तो इसके बाद एक और यंत्र होता है जिसको रीड कहते हैं। रीड यानी जिसको अपन कंघी समझ सकते हैं। तो जब बुनाई हो जाती है तब कंघी के द्वारा उसको ठोका जाता है, या कंघी के साथ धागों कह सकते हैं अपन, उनको पास पास सटाया जाता है। पर ये कब सटाएंगे, जब वेफ्ट का धागा उसके बीच में से निकल जाएगा। तो वेफ्ट के धागे के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको शटल कहा जाता है। शटल में वेफ्ट के धागों को भरा जाता है, और वह धागा जो है वो क्या होता है, एक जगह से अर्थात दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर चलता रहता है। और इस तरीके से जो वार्प के धागे लंबाई में है उसमें जो गैप बना हुआ है वो वेफ्ट के धागे के द्वारा भरता जाता है और वस्त्र बनता जाता है। चूंकि वो धागों के बीच में एक लाइन, एक पंक्ति बनेगी, फिर दूसरी पंक्ति बनेगी, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। उस गैप को भरने के लिए, या अपन कह सकते हैं धागों को पास पास सटाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। उसको जिस तरीके से कंघी रहती है उसको ठोका जाता है, वैसे ही उसको ठोक दिया जाता है, जिससे कि जो वेफ्ट यान है वो पास पास सट जाए। तो इस तरीके से ये रीड का काम होता है, और शटल का काम होता है वेफ्ट के धागों को नियंत्रित करना। और जब कपड़ा पूरा बन जाता है तो जो क्लॉथ बीम लूम के सामने की ओर है वो घूमती है। जितने एंगल से या जितनी दूरी पर वो घूमेगी उतनी ही स्पीड से या उतनी ही दूरी पर वार्प बीम भी घूमेगी, क्योंकि वो यदि कपड़ा लपेटता जाता है तो वार्प बीम में से वार्प के धागों को भी छोड़ना जरूरी है, तभी उसमें वो बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरीके से कपड़ा बनता जाता है और वो क्लॉथ बीम पे लपेटता जाता है, और वार्प के धागे वार्प बीम में से निकलते जाते हैं, और पुनः फिर वेफ्ट के धागे उसमें भरते जाते हैं, जिससे कि वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये तो पार्ट्स हुए, अपन उसको एक बार और रिवाइज करके देखेंगे तो क्या कहलाएगा, क्लॉथ बीम, वार्प बीम, शटल, हार्नेस और रीड, ये इसके मुख्य भाग हैं। अब ये भाग तो है, लेकिन इसके द्वारा भी जो फंक्शंस ऑपरेट होते हैं या संचालित होते हैं उसके बारे में भी हमें इसके पढ़ना है।
तो किस तरीके से ये फंक्शंस होते हैं, उसके क्या नाम हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, ये अपन आगे के इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से वह जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, फंक्शंस या मोशंस ऑफ लूम, यानी करघे की कार्य प्रणाली। किस तरीके से करघा कार्य करता है, तो किस तरीके से कार्य करेगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा उसका, शेड बनाना, शेडिंग की प्रक्रिया। अर्थात अपन कह सकते हैं उसको कि 3 भागों में बांट सकते हैं अपन कार्य प्रणाली को, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शरी मोशन, यानी प्राथमिक गति, द्वितीयक गति और सहायक गतियां, जिसको ऑक्सिलरीज मोशन भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से जो प्राथमिक गतियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। पहला है शेडिंग, शेडिंग यानी शेड बनना। शेड कब बनेगा, एक कोई भी चीज नीचे होगी और एक कोई चीज ऊपर होगी, उसके बीच का भाग शेड कहलाता है। तो शेड किसके द्वारा निर्मित होता है, हार्नेस के द्वारा। अर्थात कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हार्नेस। तो हार्नेस हमेशा कम से कम 2 हार्नेस होंगे, क्योंकि एक हार्नेस जो है वो धागों को ऊपर उठाएगा और एक हार्नेस से कुछ धागों को नीचे रखेगा। जब कोई नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा तभी बीच में शेड बनेगा। तो इस तरीके से कम 2 हार्नेस रहते हैं। तो जब एक हार्नेस ऊपर उठता है और एक हार्नेस नीचे या आधारित रूप में रहता है तो उसमें क्या होता है, एक शेड बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है यह शेडिंग होती है। अर्थात शेडिंग के लिए कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल है, हार्नेस। इसी तरीके से शेड बनने के बाद क्या होगी, पिकिंग की प्रक्रिया। पिकिंग उसको इसीलिए कहा जाता है कि जब वेफ्ट का धागा दाईं ओर से बाईं ओर या एक स्थान से दूसरी ओर जाता है तो वो पिक कहलाता है, और वापस फिर पहले स्थान पे आ जाता है तो वो दूसरा पिक कहलाता है। चूंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है इसीलिए यह क्रिया को पिकिंग कहते हैं। तो यह जो पिकिंग की प्रक्रिया है यह किसके द्वारा निर्धारित होती है, शटल के द्वारा। अर्थात शटल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि धागों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसे अपन 1 पिक कहते हैं। फिर वापस वो पहले स्थान पे आ जाएगा तो दूसरा पिक, फिर वहां वापस जाएगा उसी स्थान पे तीसरा पिक। इस तरीके से पिक्स बनते रहते हैं और यह जो पूरी प्रक्रिया है वो पिकिंग कहलाती है। तीसरा जो है इसमें क्या होगा, बैटनिंग। बैटनिंग यानी ठोकना। जब वेफ्ट यान एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है फिर वापस आता है, इस तरीके से प्रक्रिया चलती है, तो उसके बीच में कोई गैप ना रहे। आपने कपड़ा बुना हुआ देखा होगा, एकदम सघन रहता है, बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, धागा बिल्कुल पास पास सटे हुए रहते हैं। तो वो इसलिए होते हैं कि रीड के द्वारा उसको ठोका जाता है। ठोकने का मतलब है पास पास सटाना, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जब वो रेशे या यान जो है वो पास पास सट जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर रहता है वस्त्र का वो एक समान बनता है, कोई भी उसमें दोष उत्पन्न नहीं होता है। उसकी जो बुनाई होती है वो सघन होती है। जरा सा भी गैप होगा तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, उसमें श्रिंकेज ज़्यादा आ जाएगी या उतना यूजफुल नहीं होगा। इसीलिए ये रीड के द्वारा बैटनिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो 3 गतियां हैं ये कौन सी गतियां कहलाती है, प्राथमिक गतियां। कौन कौन सी प्राथमिक गतियां हुई, सबसे पहले शेडिंग होता है तो शेडिंग, सेकंड पिकिंग और तीसरी बैटनिंग। सीक्वेंस हमेशा यही होना चाहिए, जैसे जैसे कार्य संपन्न होता है उस प्रकार से उसकी गतियां निर्धारित होती है। इसके बाद है द्वितीयक गति। द्वितीयक गति यानी जो इसके आधार पर दूसरी गतियां होती। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो कपड़ा लपेट लिया जाएगा और वहां से वाप के धागों को दूसरा सिलेंडर छोड़ देगा। तो इस तरीके से क्लॉथ बीम और वाप बीम ये 2 चीजें हैं जो कि इसको नियंत्रित करती हैं। इसीलिए जो सेकेंडरी गतियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो जो इसको अपन कह सकते हैं टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ, यानी लपेटना और छोड़ना। तो पहले लपेटने का कार्य होगा, जब कपड़ा बन जाएगा, जब कपड़ा लपेटेगा तभी वाप बीम धागों को छोड़ेगी। इसीलिए यह प्रक्रिया जो है यह टेकिंग अप यानी लेना और लेटिंग ऑफ यानी छोड़ना। तो इस तरीके से ये दोनों प्रक्रिया है। तो यह
द्वितीय गति के अंतर्गत आती है। तीसरी उसकी जो है वो ऑक्सिलरीज मोशन है, यानी सहायक गतियां हैं। तो सहायक गतियां का इतना डिटेल में हम नहीं बताएंगे, केवल उसके कुछ टर्म्स है जो बताएंगे, जिसका अर्थ बस आपको मालूम होना चाहिए। मुख्यतः ये जो दो गतियां हैं यही ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। अलग अलग प्रकार के लूम होते हैं, डिजाइनिंग अलग अलग होती है, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, इसीलिए उसके आधार पर अन्य सहायक सामग्रियां उसमें आवश्यकता अनुसार जोड़ दी जाती है। तो ये कौन कौन सी है यह अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा वार्प स्टॉप मोशन, मतलब वार्प के धागों को रोकना। यदि कोई बीच में डिफेक्ट आ जाता है, धागा टूट जाता है या एक दूसरे के साथ में सट जाता है, कहीं जब यान बनता है तो जरूरी नहीं है जहाँ पे वो जुड़ता है वहाँ कहीं मोटा हो जाए, कहीं पतला हो जाए, तो क्या करती है उसमें ये अटैचमेंट लगाने से मशीन अपने आप उसको रोक देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पे ये यान का डिफेक्ट है या वीविंग में दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से वेफ्ट स्टॉप मोशन है। वेफ्ट स्टॉप मोशन मतलब जो कि वेफ्ट के धागों को रोकने के लिए, कभी किसी से शटल का धागा यदि टूट जाता है या फिर किसी इसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो यह जो है सहायक जो उपकरण लगा हुआ है यह उसके लिए हेल्प करता है। इस तरीके से जो रहता है वो कटर भी होता है बीच बीच में धागों को काटने के लिए जहां आवश्यकता हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपन एक ही रंग का कपड़ा बनाए, बीच बीच में अलग अलग धागों का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से यदि अपने को काटने की जरूरत पड़े और दूसरा धागा उसमें जोड़ने की जरूरत पड़े तो उसमें कटर लगे होते हैं जो कि धागों को उस स्थान पर काट देते हैं। हो सकता है वो पूरी की पूरी रो हो या हो सकता है कुछ पोर्शन हो डिजाइन का, जिसके आधार पर उसको अपन कर सकते हैं। इसी के अनुसार टेम्पल्स होते हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से वार्प या वेफ्ट के धागों को नियंत्रित करना है। वेफ्ट का धागा किस तरीके से नियंत्रित करके उसको शटल में भरना है। जैसे ही शटल का धागा खत्म हो जाता है तो दूसरा तुरंत के तुरंत उसमें जुड़ जाता है। मशीन रुकती नहीं है, कंटिन्यूशन में धागा अपने आप वह यंत्र लेता है और उसको जोड़ के आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो इस तरीके से ये हैंडलूम के पार्ट्स और उसकी कार्य प्रणाली हो गई। इसके आधार पर अपन ये इसका बेस है और इस तरीके से इससे जो कपड़ा बनता है वो क्या होता है, स्पीड कम होती है, कुछ डिजाइन्स लिमिटेशंस में बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा उसका अपन फैंसी डिजाइन्स में या फैशनेबल फैब्रिक में यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस रहती, दायरे रहते हैं। जैसे अपन को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो हैंडलूम पे नहीं बनता है, उसके लिए भी एक निश्चित सीमा होती है, क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा है कि हार्नेस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपन एक लूम जिसकी लंबाई है उसमें कितने हार्नेस लगाएंगे। मान लो पहली डिज़ाइन जो है, जो डिज़ाइन है उसमें 25 लाइन है जो कि एक डिज़ाइन को कंप्लीट करती है, तो 25 लाइन से डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो हार्नेस की संख्या भी 25 होगी। 40 का होगा तो 40 होगी, पर एक लिमिटेशन होगी उसकी भी कि इतने ही हार्नेस लगा सकते हैं। स्पीड भी उसकी एक निश्चित ही होगी क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए डिज़ाइन में उसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग हो सकता है, वेरिएशंस ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए फिर हैंडलूम के आधार पर फिर पावर लूम का निर्माण किया गया है। पावर लूम मतलब ही जो पावर से चलता है, जिसकी स्पीड अधिक होती है और वस्त्र का उत्पादन बहुत तेज़ी से होता है। तो उसका जो सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पे है, अर्थात उसके भी भाग यही होते हैं, उसकी भी कार्य प्रणाली इसी प्रकार से होती है। थोड़ा सा उनके उपकरणों में या उसके साथ जो अटैचमेंट है उसमें फ़र्क हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पावर लूम भी कितने प्रकार के हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। पावर लूम का सीधा अर्थ लाइट से चलना, पावर से चलना, लेकिन अपन अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाते हैं, अलग अलग रेशे रहते हैं, तो हर एक के हिसाब से जो ये पावर लूम है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से अपन अलग अलग प्रकार के पावर लूम का अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले यह पावर लूम 1784 में बनाया गया था कार्टराइट के द्वारा। उन्होंने इसका उपयोग या इसको बनाने के उद्देश्य उनका यही था कि जल्दी से जल्दी या अधिक से अधिक वस्त्रों का उत्पादन हम कर सके। तो इस तरीके से ये पावर लूम है जो कि ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक धागा लेता है, ऑटोमेटिक लेंथ या ऑटोमेटिक लंबाई का कपड़ा बन के वो रुक जाता है। बहुत से उसमें अटैचमेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते हैं। तो ये पावर लूम है। इसके बाद दूसरा लूम आता है रैपियर लूम। रैपियर लूम यह भी पावर लूम का ही प्रकार है। इसमें शटल नहीं होती है। शटल की जगह जो वेफ्ट के धागे हैं वो अलग अलग तरीके से इंसर्ट किए जाते हैं। यह भी पावर से ही चलता है, इसलिए इसमें भी उत्पादन अधिक होता है। जो यान रहती है, यान से वस्त्र बनाने की जो स्पीड रहती है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है और इस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। यह लगभग प्रति मिनट में 700 पिक्स तैयार होती है। पिक्स का मतलब क्या है? जो वेफ्ट यान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो एक पिक कहलाती है। ऐसे एक मिनट में वो 700 बार इधर से उधर, उधर से इधर वापस आता जाता रहता है। तो ये क्या कहला, इसकी मतलब हर एक मशीन की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो ये इसकी जो स्पीड है वो 700 पिक्स पर मिनट के हिसाब से वस्त्र को तैयार करता है। इसके बाद दूसरा है वाटर जेट लूम। वाटर जेट, आपको वाटर यानी पानी, जेट सुना ही होगा। जेट का मतलब ऐसा नोजल होता है जिसमें से प्रेशर से पानी निकलता है। तो जो इसका प्रयोग या ये अटैचमेंट जो रहता है वो रैपियर लूम में ही लगा रहता है। चूंकि वेफ्ट के धागों को इंसर्ट करने के लिए वाटर जेट का यूज करते हैं, इसीलिए ये वाटर जेट लूम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जेट जो रहता है वाटर उसमें से निकलता है और उस वाटर के प्रेशर से वेफ्ट का धागा जब शेडिंग बनती है तब उसके बीच में से जाता है और वापस आता है। तो जैसे मोटे कपड़े होते हैं, अधिकतर जीन्स का जो कपड़ा बनता है उसमें अधिकतर वाटर जेट लूम का यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे उसमें पानी पड़ेगा तो वो थोड़ा सॉफ्ट भी होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा और बुनाई में भी आसानी रहेगी। यदि ज़्यादा कड़ा और सूखा रहता है तो बुनाई में उसमें खिंचाव पड़ता है तो टूटने की भी संभावना होती है। तो अधिकतर जो जीन्स का कपड़ा रहता है वो वाटर जेट लूम के द्वारा ही बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का अपन लूम पढ़ते हैं, हर एक की कार्य प्रणाली वही है, केवल उसके अटैचमेंट अलग अलग है और उसका प्रयोग अलग अलग वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए उसके अलग अलग टाइप्स हैं। इसी तरीके से एयर जेट लूम है। एयर जेट लूम मतलब, इसका मतलब है जहां से वाटर निकलता है उस स्थान से एयर का प्रेशर निकलता है। वैसे ही जेट लगा होता है लेकिन उससे वाटर के स्थान पे एयर निकलेगी, तो वो एयर के प्रेशर से वेफ्ट का धागा उस वात की जो शेडिंग बनी हुई है उसमें इंसर्ट होता है, अर्थात उसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, दूसरी जगह फिर वापस अपने स्थान पे आ जाता है। तो ये कौन सा लूम कहलाएगा? एयर जेट लूम। मतलब जेट जो है उसमें एयर के माध्यम से वस्त्र को बनाया है। इसके बाद है शटल लेस लूम। शटल लेस मतलब उसमें शटल नहीं होती। अपन ने हैंडलूम में देखा था कि शटल होती है जो कि वेफ्ट के धागे उसमें भरे जाते हैं और वो शटल एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है शेडिंग के माध्यम से। लेकिन इसमें शटल नहीं होती है। वेफ्ट के धागों को एक कोन में रखा जाता है और उस मशीन में हुक लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगी रहती हैं जो कि उसको कोन से वेफ्ट के धागों को खींचती है, ऑपरेट करती है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। तो इसीलिए चूंकि उसमें शटल का धागा शटल यूज नहीं होता है, इसीलिए उस शटल के धागे को दूसरे माध्यम से इंसर्ट किया जाता है, इसीलिए यह शटल लेस लूम कहलाता है। इसके बाद आता है पिट लूम। पिट यानी गड्ढा। तो पहले के जमाने में जो लूम हुआ करते थे, एंशिएंट लूम होते थे, उसमें क्या होता था, ऐसा गड्ढा होता था, गड्ढे के अंदर लूम को खड़ा रखा जाता था। वर्टिकल लूम भी कह सकते हैं अपन उसको, है ना। पहले वर्टिकल जो कारपेट्स और रग्स वगैरह बनते हैं वो पिट लूम में ही अधिकतर बनते हैं। कुछ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है वो भी पिट लूम में बनते हैं।
अर्थात जब अपन शटल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो कैसे ले जाएंगे, वह जो शटल रहता है वो एक डोरी से बंधा होता है जो कि ट्रेडल के साथ जुड़ा रहता है, और वह ट्रेडल जो रहता है वो पैर में रहता है। जैसे ही अपन उसमें जैसे 2 हार्नेस है तो 2 रहेंगे, और पहले को उठाना है तो पहले को दबाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे अपन कैंची है या लीवर वगैरह है, दबाते हैं तो दूसरी चीज कैसे ऊपर उठ जाती है, इसी तरीके से ये भी ट्रेडल का नीचे एक को अपन उठाया तो वो ऊपर उठ जाता है। तो चूंकि वो गड्ढे में स्थित होता है, आदमी जैसे कुर्सी पे बैठता है वीवर वैसा बैठेगा या जमीन पे बैठेगा और नीचे गड्ढा खोद के उसमें वो यंत्र को डाल देगा और उसके माध्यम से चलाएगा, और उस लूम को ऐसा वर्टिकल पिट में या गड्ढे में से स्थिर किया जाता है, इसीलिए यह पिट लूम कहलाता है। तो ये अपने टाइप्स ऑफ लूम हो गए हैं जो कि अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में अपन ने इसको देखा है, और इसकी कार्यप्रणाली, इसका उद्देश्य यह एक ही है। और इस तरीके से हम जब वस्त्र को तैयार करते हैं तो उसमें अलग अलग जो संरचनाएं दिखती है, अलग अलग टेक्सचर दिखाई देता है, या अपन बुनाई के माध्यम से ही अलग अलग वस्त्र देखते हैं, तो ये सारे अलग अलग लूम पर बनने के कारण हार्नेस की संख्या के ऊपर और जो भी डिजाइनिंग या यान उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है उसके प्रकार के आधार पर इसकी संरचना अलग अलग होती है। तो ये जो आपकी पोर्शन था या ये जो आपका टॉपिक था, ये फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ लूम के अंतर्गत आपको इतनी जानकारी पढ़नी थी, होनी चाहिए, इसीलिए इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वीविंग कितने प्रकार की जा सकती है, कौन कौन सी बुनाइयाँ होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग बुनाई से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे उस रेशों के द्वारा, उससे बने यान के प्रकार के द्वारा और बुनाई की विभिन्न तकनीक के द्वारा हम उसको देख सकते हैं।